हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल रिद्धिका हिंदी एकेडमी में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगी कि इस चैनल पे तैयारी करते हैं हिंदी विषय की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की। दोस्तों, आप सभी को आपके अपने चैनल रिद्धिका हिंदी एकेडमी में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट में लगी कहानी बंग महिला दुलाई वाली कहानी बंग महिला द्वारा रचित है। और इसके पहले कहानी पे चलते हैं। थोड़ा सा आप बंग महिला के बारे में इनका संक्षिप्त परिचय देख लीजिए, बाकी को हम बाद में बातचीत करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले देखिए कि राजेंद्र बाला घोष का उपनाम है बंग महिला। ठीक है, इन्हें बंग महिला के नाम से जाना जाता है। इनका ओरिजिनल नाम क्या है? राजेंद्र बाला घोष। इनका जन्म 1882 ईस्वी के वाराणसी में हुआ था। इनकी मृत्यु 24 फरवरी 1949 ईस्वी मिर्ज़ापुर में, ठीक है, हो गया था। इनके पिताजी जो थे वो एक प्रसन्न घोष थे, घोष, और माता का नाम नीरद वासनी घोष था। और बचपन का उपनाम इनका रानी, और इनका एक और उपनाम है चारूवाला। अब आपने देखा बंग महिला, इसके बाद फिर राजेंद्र वाला घोष, फिर इनका एक नाम था रानी, दूसरा चारूवाला। इनके पति पूर्णचंद्र देव थे। परिवार जो इनका था वो बनारस में रहने वाला था। ठीक है, एक प्रतिष्ठित बंगाली परिवार था। इनके पूर्वज कहाँ के थे? बंगाल के थे। वहाँ से आकर वाराणसी में रहने लगे थे। हिंदी भाषा में बंग महिला के नाम से ये कहानी लिखती थी। वैसे ये कहानीकार जो थी वो बंगला भाषा की थी। ठीक है, बंगला में इनको प्रवासनी के नाम से लिखती थी। इनका बंगला भाषा में जो लिखती थी उसे प्रवासनी के नाम से इन्होंने अपना लेखन कार्य किया था। हिंदी नवजागरण की पहली छापामार लेखिका है। अब आप देखिए कितना अच्छा इन्होंने काम किया था। आरंभिक हिंदी कहानी दुलाई वाली की रचना राजेंद्र बाला घोष बंग महिला के नाम से किया था। ठीक है, बंग महिला को हिंदी की प्रथम लेखिका स्वीकार किया है। अब आपसे पूछा जाएगा कौन माना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बंग महिला ने बंगला की उच्च कोट की कहानियां हिंदी के जनता को क्या की थी? परिचित करा दिया था। राजेंद्र बाला घोष ने महिला छद्म नाम से कुछ मौलिक कहानियां सृजन की थी। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला को हिंदी की पहली महिला कहानीकार स्वीकार किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे आप तो इनके कुछ कहानियां हैं, जैसे नोट डाउन कीजिएगा। चंद्रदेव से मेरी बातें आपने पढ़ लिया है। आज उनकी दूसरी कहानी हम पढ़ेंगे, दुलाई वाली। ठीक है, दूसरी कहानी है कुंभ में छोटी बहू, 1906 में लिखा था। दुलाई वाली 1907 में लिखा था। भाई बहन 1908 ईस्वी में लिखा था। और आपसे पूछा जाएगा भाई बहन इनकी जो कहानी थी वो किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? जैसे दुलाई वाली कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, वैसे भाई बहन जो इनकी कहानी 1908 में इन्होंने लिखा था वो बाल प्रभाकर पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। एक इनकी और कहानी है दालिया, 1909 में। और हृदय परीक्षा 1915 में। आपसे पूछा जाएगा ये हृदय परीक्षा इनकी कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, तो आप बताइएगा सरस्वती। तो दोस्तों, आइए चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी का पूरा जो है कि पाठन करेंगे, आप ध्यान से सुने और एक एक प्रश्नों को आपको बताना चाहूँगी कि यह जिस कहानी नोट्स से मैं आपको पढ़ा रही हूँ दोस्तों, इसे मैंने अपने पढ़ाई के दौरान अपने लिए इकट्ठा किया था। ठीक है, आज हम आप सभी को उसी के माध्यम से पढ़ाएंगे। चलिए, दुलाई वाली बंग महिला में आप एक परिचय और प्राप्त कीजिए। इसमें कहानी जो है वो बनारस के इर्द गिर्द की कहानी है। और बनारस के आगे चंदौली जिला है, वहाँ पे मुगलसराय स्टेशन है दोस्तों। वहीं से बनारस से लोग मुगल स्टेशन जाएंगे, वहाँ से लोग बनारस जाएंगे। अब मिर्ज़ापुर से ये लोग की कहानी शुरू होगी, इलाहाबाद में ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। बीच के में ये ट्रेन की कहानी है। इसमें जो है कि आप एक तरीके से समझिए कि एक मतलब जो भी नेचुरल चीज़ें हैं वहीं ली गया है, जो वास्तव में है लेखिका उन्हीं सब चीज़ों को लिखा है। 3 पात्र हैं इसमें। प्रथम पात्र एक सीता है, वंशीधर है, उनकी पत्नी जानकी देवी है। नवल किशोर वंशीधर का दोस्त है। फिर आगे आपको एक नवल किशोर की पत्नी मिलेंगी दोस्तों। चलिए चलते हैं कहानी की तरफ और कहानी का आनंद लेते हैं। बंग महिला राजेंद्र बाला घोष की। अब ये कहानी बनारस के से शुरू हो रही है। काशी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करने एक मनुष्य बड़ी
व्यग्रता के साथ गोदौलिया की तरफ आ रहा था। आप देखेंगे ना, गोदौलिया बनारस में ही है। एक हाथ में एक मैली सी तौलिया में लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरे में सूरती की गोलियों की एक कई डिबिया। सुरती, आप यहाँ पे सूरती लिखा है, इसे गांव की भाषा में या कहेंगे तो सुरती कहते हैं, जो लोग नशे के लिए लोग थोड़ा बहुत खाते हैं। सुघनी की एक पुड़िया थी। उस समय दिन के 11 बजे थे। गोदौलिया की बाईं तरफ जो गली है उसके भीतर एक और गली थी। थोड़ी दूर पर एक टूटे से पुराने मकान में वह जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर उस पर की जगह मनुष्य के वासोपयोगी थी, मतलब जहाँ पे आप रह सकते हैं, मतलब वास कर सकते हैं। नवागत मनुष्य धड़ाधड़ ऊपर ऊपर चढ़ गया। वहाँ एक कोठरी में उसने हाथ की चीजें रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। क्या है? कहती हुई एक 10 बरस की बालिका आ खड़ी हुई। याद रखिएगा, सीता कितने साल की थी? 10 साल की। अभी हाल की परीक्षा 2022 की हुई है, उसमें पूछा गया था प्रश्न कि प्रेमचंद की जो कहानी ईदगाह है उसमें जो है कि हामिद का दोस्त मोहसिन ने मेले से क्या खरीदा। जब इतनी अंदर से पाठक जो है कि परीक्षक आपसे प्रश्न पूछ सकता है, तो ये भी पूछ सकता है कि दुलाई वाली कहानी बंग महिला की, इसमें उस सीता नाम की लड़की की एज क्या थी? तो 10 वर्ष थी दोस्तों। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए आगे चलते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 10 बरस की बालिका आ खड़ी हुई। तब उस पुरुष ने कहा, सीता जरा अपनी बहन को बुला ला। ठीक है, अच्छा कहकर सीता गई और कुछ देर में एक नवीना स्त्री आकर उपस्थित हुई। उसे देखकर ही पुरुष ने कहा, लो, हम लोग को तो आज ही जाना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं कहानी में। आज ही जाना होगा। ठीक है, इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्ययुक्त होकर और झुझला कर बोली, आज ही जाना होगा? यह क्यों? भला आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो कि मुंह से कह दिया बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता। आज तो किसी सूरत जाना नहीं हो सकता। दोस्तों, यह कहानी 1907 की है। जब एक लड़की ससुराल जाती थी तो बहुत सारी चीज़ें उनको देनी पड़ती थी। अचानक कोई अपनी लड़की को विदा नहीं कर पाता था, माँ बाप की मजबूरी थी। ठीक है, उसे इकट्ठा करेंगे तब तो कुछ देंगे। आज का युग है तो तुरंत भी आप जा सकते हैं। तुम आज कहती हो हमें तो अभी जाना है। बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं। आगरे से अपनी नई बहू को भी साथ ला रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इस कहानी में कलकत्ता शहर का जिक्र हुआ है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, नोट करिएगा मोटी मोटी चीज। उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इशारा किया है। हम सब लोग मुगलसराय के साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला। इसी से मैं झट नहा धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या है, कपड़ा वपड़ा जो कुछ है बांध बूंध लो। घंटे भर में हम खा पी कर चल देंगे। क्या करेंगे? 1 घंटे में खा पी कर चली चलो। अब जब हम तुम्हें विदा कराने मतलब कराने आए ही हैं, तब कल के बदले आज ही सही। हाँ, बस बात है नवल जो चाहे करावे। क्या एक ही गाड़ी में न जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं, जरूर ही उनके साथ जाओगे, पर मेरे तो नाको दम आ जाएगी। ठीक है, महिला कह रही है नवल किशोर से, मतलब उनकी पत्नी। क्यों, किस बात से? उनकी हंसी से। और किससे? हंसी हट्ठा भी राह में अच्छी लगती है, उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज मैं चौक में पूड़ियाँ काढ़ रही थी कि इतने में न जाने कहाँ से आकर नवल चिल्लाने लगे, ए बुआ देखो तुम्हारी बहू पूड़ियाँ खा रही हैं। मैं तो मारी शर्म से मर गई। हाँ, भाभी जी ने बात उड़ा ही दी। वे बोली, खाने पहनने के लिए तो आई ही है, पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी। ठीक है, चलिए। बस इसी से तुम उनके साथ नहीं जाना चाहती? अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि यह बेचारी कभी रोटी तक खाती ही नहीं, पूरियाँ क्यों खाएंगी? ठीक है, खाने लगी। चलिए आगे चलते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं।
सर्दी का मौसम है, सॉरी दोस्तों। इतना कहकर बंशीधर कोठरी के बाहर चले आए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रुलाकर तैयार हो जाना। दोस्तों उस ज़माने में लड़कियाँ विदा होते ही मतलब रोने लगती थी, आज तो बाय बाय करके अपने ससुराल की नगरी चली जाती हैं। इतना सुनते ही जानकी देवी की आंखें में भर आई और आषाढ़ सावन की ऐसी झड़ी लग गई, मतलब लड़की रोने लगी। मतलब माँ बाप से दूर जाना है, ना फ़ोन है, ना कुछ है, ना माँ बाप इतनी जल्दी मिलने वाले हैं, तो ये सब सोच के लड़कियाँ पहले रोने लगती थी। हालांकि अब ऐसा आज के युग में नहीं है। ठीक है, बंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं, बनारस में ससुराल है। अब आप समझ गए होंगे लड़की का ससुराल इलाहाबाद है। ठीक है, बनारस में उनका ससुराल है, मतलब उसके पति का। स्त्री को विदा कराने आए हैं। ससुराल में एक साले साली और सास के सिवा और कोई नहीं है। नवल किशोर इनके दूर के नाते में मेरे भाई हैं, पर दोनों में मित्रता का ख्याल अधिक है। दोनों में गहरी मित्रता है, दोनों एक जान दो काबिल हैं। उसी दिन बंशीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। माँ रोती धोती लड़की को विदा की, सामग्री इकट्ठा करने लगी। जानकी देवी भी रोती ही रोती तैयार होने लगी। कोई चीज़ भूलने पर धीमी आवाज़ से माँ को याद भी दिलाती गई। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया। अब गाड़ी का इक्का लाने कौन जाए। ससुराल वालों की अवस्था अब आगे की सी नहीं कि 2-4 नौकर चाकर हर समय बने रहे। मतलब वो स्थिति थोड़ी सही नहीं थी। पिता नहीं था, भाई था, 2 बहनें थी, माँ थी, तो आप समझ सकते हैं। पिता के बाप के न रहने, मतलब कि सीता के बाप के न रहने के से काम बिगड़ गया। पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकर के सिवा और भी 2-4 खुशामदी घेरे रहते हैं। ठीक है, खुशामदी घेरे रहते हैं। को आगे चलते हैं, आप ध्यान दीजिए। झूले को कौन पूछे, एक कहारिन। मतलब झूला कौन, कहारिन, एक कहारिन, तो वैसा कुछ था नहीं है। सो भी इस समय कहीं गई है। तो ठीक है, कहारिन भी कहाँ कहीं गई है। जो घर की कहारिन होती है ना, पहले मतलब लोगों ने लगा रखा था, ये काम करना है तो वैसे आ जाते थे। वो भी कहाँ, वो है। सो भी या समय कहीं गई है, वो भी नहीं है। साले राम की तबीयत अच्छी नहीं है, मतलब भाई की तबीयत ठीक नहीं है। हर घड़ी बिछोने से बातें करते हैं। 30 पर भी आप कहने लगे, मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नज़दीक तो है। बंशीधर बोले, नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ़ करोगे, मैं ही जाता हूँ। जाते जाते बंशीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो इतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है, दूसरे पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पाल की गाड़ी ही कर लूँ, उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वाले ने 1.5 रुपया किराया मांगा तो बंशीधर ने कहा, चलो इक्का ही सही, पहुँचने से काम है कुछ। नवल किशोर तो यहाँ से साथ है, नहीं इलाहाबाद में देखा जाएगा। बंशीधर इक्का ले आए और जो कुछ आसबाब था इक्के पर रख कर, मतलब जो भी सामान जुटा हुआ था उसको इक्के पर रख लिए। रखकर आप भी बैठ गए। जानकी देवी बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी। पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती गई। सिकरौल के स्टेशन के पास पहुँचते पहुँचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पोंछ ली। मतलब अब जब जाना ही है तो फिर रोने का क्या मतलब है, अपना रोना धोना बंद कर दी। अब सिकरौल स्टेशन का नाम आया है दोस्तों, इन्हें आप नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि अचानक बंशीधर की नज़र अपनी धोती पर पड़ी और अरे, एक बात तो हम भूल ही गए, कहकर पछता से उठे। इक्के वाले के कान बचाकर जानकी जी ने पूछा, क्या हुआ, क्या कोई ज़रूरी चीज़ भूल गए आप। नहीं, एक देसी धोती पहन कर आना था, सो भूल गए। मतलब उस समय वही था ना, जैसे इस समय मोदी जी ने कहा है मेक इन इंडिया, तो हम मेक इन इंडिया का उपयोग कर रहे हैं। उस समय में क्या था कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जो है स्वदेशी चीज़ अपनाओ, अपने देश की चीज़। तो मतलब ये लोग क्या थे, थोड़ा सा जानकार लोग थे, तो इन्होंने कहा कि मतलब विदेशी चीज़ हम क्यों पहने, तो हमने देसी धोती पहनना भूल गया। इनका जो दोस्त था वो
राजनीति में थोड़ा इन्वॉल्व था, वही वो आगे बता रहे हैं। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे, ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया था। तो नहीं, एक देसी धोती पहनकर आना भूल गए। प्रश्न में पूछा गया था कि नवल किशोर कौन सी धोती पहनकर आना भूल गए थे। इन्हें आप नोट डाउन कीजिएगा दोस्तों, ये प्रश्न बना हुआ है। आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे होंगे तो आप समझ पाएंगे। अरे एक बात तो हम भूल ही गए, कहकर पछता उठे। इक्के वाले के कान बचाकर जानकी जी ने पूछा, क्या हुआ, क्या कोई ज़रूरी चीज़ आप भूल गए? नहीं, एक देसी धोती पहन कर आना था, सो भूल कर विलायती ही पहन आए। नवल कट्टर स्वदेशी हैं, ठीक है, उनका दोस्त जो है वो क्या है, कट्टर स्वदेशी है। नवे बंगाली से भी बढ़ गए हैं, देखेंगे तो दो चार सुनाएंगे, सुनाए बिना न रहेंगे। और बात भी ठीक है, नाहक बिलाती चीज़ मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। देसी लेने से भी दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो अपने देश में ही। जानकी जरा भौहें टेढ़ी करके बोली, धोती तो धोती, पहनने से तो काम है क्या, यह बुरी है। आप याद रखिएगा, सिंगरौली स्टेशन का यहाँ पे जिक्र आया है दोस्तों। आगे चलते हैं, कहानी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए, इतने में स्टेशन की कुलियों ने आ घेरा। बंसीधर एक कुली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो 1.5 दर्जे का टिकट है। मतलब जो 3rd क्लास का टिकट होता है, उस जमाने में उसे 1.5 दर्जे का टिकट कहा जाता था। बंसीधर फिर कर बोले, अगर मैं 1.5 दर्जे का ही टिकट ले लूं तो। इक्के वाला चुप हो गया। इक्के की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा, मतलब इक्के की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा। यह कहते हुए बंसीधर आगे बढ़ गए। यथा समय रेल पर बैठकर बंसीधर राजघाट पार करके मुगल सराय पहुँचे। वहाँ पुल लांघ कर दूसरे प्लेटफार्म पर जा बैठे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफार्म के इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। देखते देखते गाड़ी की धुआं दिखलाई पड़ा। मुसाफिर अपनी अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। बंसीधर एक बार चलती गाड़ी ही में शुरू से आखिर तक देख गए, पर नवल का कहीं पता नहीं। बंसीधर फिर सब गाड़ी को दोहरा गए, भीतर घुस कर एक एक डिब्बे को देखा, किंतु नवल न मिले। अंत को आप खिजला उठे। क्या हुए? आप खिजला उठे और सोचने लगे कि मुझे तो वैसी चिट्ठी लिखी और आप ना आया, मुझे अच्छा उल्लू बनाए। अच्छा, जाएंगे कहाँ? भेंट होने पर समझा लूँगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो ताने पर ताना मारेगी, पर अब सोचने का समय नहीं। रेल की बात ठहरी। बंसीधर झट गए और जानकी को लाकर जनानी गाड़ी में बिठाया। जनानी मतलब जो स्त्री के लिए डिब्बा होता है ना, महिला स्पेशल। जनानी गाड़ी में बिठाया। वह पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है? वह नहीं आई। कोई अटकाव हो गया, मतलब उनसे बहाना कर गए, कोई अटकाव हो गया, ठीक है, कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो 1.5 का था, पर 1.5 दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा था, इसलिए तीसरे दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में बंसीधर बैठे थे उसके सब कमरों में मिलाकर कल 10-12 ही स्त्री पुरुष थे। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बात और न जाने क्या अगड़ बगड़ सोचते गाड़ी कई स्टेशन पार करके मिर्ज़ापुर पहुंची। कहाँ पहुंची? मिर्ज़ापुर। चलिए आगे चलते हैं। मिर्ज़ापुर पेट राम की शिकायत शुरू हुई, मतलब पेट में भूख लगी। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने पर अभी देरी है, चलते, ठीक है, इलाहाबाद पहुंचने में अभी देरी है, चलने के झंझट में अच्छी तरह उनकी पूजा किए बिना ही बंसीधर ने बनारस छोड़ा। मतलब जल्दबाजी में वो खा पी नहीं पाए थे, इसलिए आप झट प्लेटफॉर्म पर उतरे और पानी के बम्बे से हाथ धुले। मतलब नल को इस अवधी भाषा में आप एक तरीके से कहिए, या तो पूर्वांचल में बम्बे या बम्बा भी कहा जाता है, ठीक है। बम्बे से हाथ मुंह धोकर एक खोचे वाले के से थोड़ी सी ताज़ी पूरियाँ और मिठाई लेकर निराले में बैठ आपने उन्हें ठिकाने पहुंचाया। पीछे से जानकी की सुध आई। जब वो खा पी लिए तो उनको अपनी पत्नी की सुध आई
मतलब याद आया, सोचा कि पहले पूछ लें तब कुछ मोल लें, क्योंकि स्त्रियां नटखट होती हैं। वे रेल पर खाना पसंद नहीं करती। पूछने पर वही बात हुई। तब बंशीधर लौटकर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वे चाहते तो इस समय ड्योढ़े में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी। पर उन्होंने कहा थोड़ी थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा करे। बंशीधर अपने कमरे में, याद रखिए, बंशीधर अपने कमरे में बैठे तो दो एक मुसाफिर अधिक देख पड़े। आगे वालों में इससे एक उतर भी गया था। जो लोग थे बस तीसरे दर्जे के योग्य जान पड़ते थे, मतलब कि अधिक, मतलब थोड़े, मतलब कम पैसे वाले। अधिक सभ्य कोई थे तो वंशीधर ही थे। उनके कमरे के पास वाले कमरे में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक हाथ लंबा घूंघट काढ़े, कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। बंशीधर ने सोचा इनके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उनके साथ बातचीत करके समय बितावेंगे। न वो महिला जो बैठी थी तो सोचे थे इनके साथ जो आदमी होगा उसी के साथ बैठ के अपना समय बिता लेंगे। दो करके बितावेंगे, एक दो करके तीसरी घंटी बजी। तब वह स्त्री कुछ अचकचा कर थोड़ा सा मुंह खोल जगले के बाहर देखने लगी। जो ही गाड़ी छूटी वह मानो कांप सी उठी। रेल का लेना देना तो हो ही रहा गया था। अब उसकी किसी की क्या परवाह, वह अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफार्म पर भीड़ न थी, केवल दो चार आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखलाई दिया तब तक वह बेचारी बाहर ही देखती रही। फिर अस्पष्ट स्वर से रोने लगी। क्या करी, वह रोने लगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। रोने लगी, ठीक, चलिए अब चलते हैं हम। ज्यों ही गाड़ी छूटी मानो कांप सी उठी। रेल के लेना देना तो हो ही गया। अब उसको किसी की क्या परवाह, वह अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफार्म पर भीड़ भी न थी, केवल दो चार आदमी रेल की अंतिम विदाई में तक खड़े थे। जब स्टेशन दिखलाई दिया तब वह बेचारी बाहर ही देखती रही। फिर अस्पष्ट स्वर में रोने लगी। आप चलते हैं कहानी के आगे के भाग में। दोस्तों कोशिश रहेगी कि एक ही वीडियो में सारी कहानी कंप्लीट कर दें। आप वीडियो में यहाँ तक बने हैं तो वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। उस कमरे में 3-4 प्रौढ़ ग्रामीण स्त्रियाँ थी। एक जो उसके पास थी भी कहने लगी, अरे इनकर मनई तो नाही आइलन हो, देखो रोवल करथइन। मतलब आप ये समझ लिए कि इनके साथ, मतलब उस महिला ने कहा कि इनके साथ का आदमी नहीं आया, ये तो रो रही हैं। ठीक है। दूसरी, अरे दूसर गाड़ी में बैठल हुई हैं, पहली दूर बो रही, ये जनानी गाड़ी थेड़े हैं। दूसरी, अब उसी भाषा में लेखिका ने लिखा है जो महिलाएं बोल रही हैं दोस्तों। ठीक है। दूसरी, अरे दूसरी गाड़ी में बैठल हुई हैं, पहली दूर बो रही, ई जनानी गाड़ी थेड़े। ठीक है। दूसरी तो हो भलू तो कहूँ, कहकर दूसरी भद्र महिला ने पूछने लगी, कौन गांव उतरबू बेटा, मिर्जयपुर चढ़ी हऊ न। इसके जवाब में उसने जो कहा सो वह न सुनाई दिया, मतलब एक कहा नहीं सुन पाए। तब पहली बोली, हट हम पुछिला न, हम कहाँ उतरबू हो, आए इलाहाबास। दूसरी, इलाहाबास कौन गांव हो गैया। पहली, अरे नहीं जनलू, प्रयाग जी जहाँ मनई मकर नहाए जाला, मतलब प्रयागराज। दूसरी, भला प्रयाग जी काहे ना जानित ले, कहें के नाही तोहरे पंच के धर्म से 4 दाई नहाए चुकी है। ऐसो हो सोमवारी और गहन दका लाग रहा, तउन तोहरे काशी जी नहाए गई रहे। पहली आमे जाए के तो सब औते जात बटले बाटेन, फुन यह साइत तो विचारो विपत में ना पड़ल बाटिन। हे हम पंच हई राजघाट टिकस कटौली, मोगल के सराय उतरलिन, दोहपुन चढ़िला। ठीक है। दूसरी, ऐसे एक दाई हम आबत रहे, एक महिला कह रही है, मतलब एक बार हम आ रहे थे, एक मिली औरो मोरे संगे रही, दकौन टिसनिया पर, मतलब स्टेशन पर, उकर मलिकवा उतरे से कि
जुरतें गड़िए खुल गई। अब भैया उगरा फाड़ 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 क्या कर रही थी, थोड़ा मिसप्रिंट है। ए साहब गड़िया खड़ी कर दा, ए साहब गड़िया तनी खड़ी कर दा भला। गड़िया दहिनाती काहे के खड़ी होई। पहली ठीक है, पहली ऊ मेहररुआ बड़ी उजबक रहल, भला केहू के चिल्लाए से रेलियो कहूँ खड़ी होला। मतलब रेलगाड़ी खड़ी नहीं होती वो किसी के रोकने से, सिग्नल पाएगी तभी। चलिए आगे चलते हैं। इसकी इस बात पर कुल कमरे वाले हंस पड़े। अब जितने पुरुष स्त्री थे एक से एक अनोखी बातें कहकर अपने अपने तजुर्बे बयां करने लगे। बीच बीच में उस अकेली अबला की स्थिति पर भी दुख प्रकट करती जाती थी। तीसरी स्त्री बोली, टिकसिए पल्ले बाय ना नहीं, मतलब टिकट आपके पास है कि नहीं। साहेबवा सुनी तो कलकत्ते ताइले मसूलिया, मतलब वसूली कर लेगा, वसूलिया ले। अरे इहो तो नाही कि दूर से आवत रहले, न फरागत के बदे उतर लेना। चौथी, हम तो इनके संग के आदमी के देखबो ना की हो गइया। तीसरी, हम देखे रहली हो मजेक टोपी दिहले रहले रहल को। इस तरह की, ध्यान दीजिए, इस तरह उनकी बेसिर पैर की बातें, मतलब बेसिर पैर मतलब कि बिना मतलब की बातें सुनते सुनते बंशीधर उब उठे। तब वे उस स्त्री से कहने लगे, तुम तो नाहक उन्हें और भी डरा रही हो। जरूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी से वे भी वहां पहुंच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ, मेरी संग भी स्त्री है। जो ऐसा ही है तो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन ही पर ठहरा रहूँगा। तुम लोगों में से यदि कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना, इनको अकेला छोड़ देना उचित नहीं है। यदि पता मालूम हो जाए तो मैं इन्हें इनके ठहरने के स्थान भी पहुंचा दूंगा, मतलब इनके घर तक मैं पहुंचा दूंगा। चलिए आगे चलते हैं और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बंशीधर कि इन बातों से उन स्त्री की वाक धारा दूसरी ओर बह चली। हाँ, यह बात तो आप भली कही, नहीं भैया हम पचे काहे के केहू से कुछ कहीं। अरे एक के एक करत न बात दुनिया चलत कैसे बाय, इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। कोई कोई तो उस बेचारी को सहारा मिलते देख खुश हुए और कोई कोई नाराज भी हुए। क्यों सो मैं नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने इस विषय में कुछ न कुछ कह डाला था। पिछले कमरे में केवल एक स्त्री जो फरासिसी छीट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी, कुछ नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर बंशीधर की ओर वह ताक देती थी और सामना हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती थी। तो बंशीधर सोचने लगे कि यहाँ क्या बात है, देखने में तो यह भले घर की मालूम होती है पर आचरण इसका अच्छा नहीं है। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुँचने को हुई। बंशीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे। यदि तार में कोई खबर ना आई, मतलब टेलीफोन उस समय नहीं था, तार माध्यम था, ठीक है, वही वो कह रहे हैं। कोई खबर ना आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा, और जो उससे भी कोई ना आया तो क्या करूँगा। जो हो, गाड़ी नैनी से छूट गई। मतलब नैनी इलाहाबाद के पहले नैनी पड़ता है, वहाँ से गाड़ी आगे बढ़ी, नैनी से छूट गई। अब साथ ही उन अशिक्षित स्त्रियों ने फिर मुंह खोला। क भैया, जो केहू बिना टिकस के आवत होए तो ओकर का सजा होला। और ओका ई नाही चाहत रहा कि मेहरारू के तो बैठा दिहलन और अपुआ तौन टिकस ले के चला दिहलन। किसी आदमी ने तो यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को बंशीधर इसके जेवर छीनकर रफू चक्कर हो जाएंगे। मतलब व्यक्ति सोच सकता है ना, वहाँ भी सोच लिया गया। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने खुल्लम खुल्ला कहा, का बाबूजी कुछ हमरो साझा, मतलब आप जब उससे छीनेंगे तो हमें भी देंगे। उसकी बात पर बंशीधर क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने इसे खूब धमकाया और उस समय हो तो वह चुप हो गया। पर यदि इलाहाबाद उतरता तो बंशीधर से बदला लिए बिना न रहता। बंशीधर इलाहाबाद में उतरे। एक बुढ़िया को भी वहीं उतरना था। उससे उन्होंने कहा कि उनको भी अपने संग उतार लो। फिर उस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बिठाकर
आप जानकी को उतारने गए। जानकी से यह सब हाल कहने पर वह बोली, अरे जाने भी दो, किस बखेड़े में पड़े हो। पर बंसीधर ने न माना जानकी को और उस भद्र महिला को एक ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। बंसीधर के जाते ही वह बुढ़िया, जिसे उन्होंने रखवाली के लिए रख छोड़ा था, किसी बहाने से भाग गई। तो अब तो बंसीधर बड़े असमंजस में पड़े। टिकट के लिए बखेड़ा होगा, क्योंकि वह स्त्री बेटिकट है। लौट कर आए तो किसी को न पाया। अरे ये सब कहाँ गई, यह कहकर चारों तरफ देखने लगे, कहीं पता नहीं। इस पर बंसीधर घबराए। आज कैसी बुरी शायद में घर से निकले कि एक के बाद दूसरी आफत में फंसते चले आ रहे हैं। इतने में अपने सामने उस धुलाई वाली को आते देखा। तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई। इतना कहना था कि धुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। अरे यह क्या सब तुम्हारी ही करतूत है। अब मैं समझ गया कैसा गजब तुमने किया है। ऐसी हंसी मुझे नहीं अच्छी लगती। मालूम होता है कि वह तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा तो वे गई कहाँ। वे लोग तो पालकी गाड़ी में बैठी हैं। तुम भी चलो। नहीं, मैं सब हाल सुन लूँगा तब चलूँगा। हाँ, यह तो कहे तुम मिर्ज़ापुर में कहाँ से आ निकले। मिर्ज़ापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से, बल्कि मुगलसराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। तुम जब मुगलसराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे, तब मैं 1.5 दर्जे में ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्ज़ापुर में जब तुम पेट के धंधे में लगे, मैं तुम्हारे पास से निकल गया, पर तुमने ना देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा। सोचा कि चलिए आगे बताते हैं। ठीक है, अब दोस्तों कहानी अंतिम समापन की तरफ है। थोड़ी सी और बची है, मज़ा लीजिए आप। तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा, फिर थोड़ा और देख लें। कहते कहते यहाँ तक नौबत पहुँची। अच्छा अब चलो, जो हुआ उसे माफ़ करो। यह सुन बंसीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्रों में बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। बंसीधर बोले, मेरे ऊपर जो कुछ बीती सो बीती, पर वह बेचारी जो तुम्हारे से गुणवान के संग पहली ही बार रेल से आ रही थी, बहुत तंग हुई। उसे तो तुमने नाहक रुलाया, बहुत ही डर गई थी। नहीं जी, डर किस बात का था। हम तुम दोनों गाड़ी में न थे। हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इल्तिला कर देता तो बखेड़ा खड़ा हो जाता ना। अरे तो क्या, मैं तो मर थोड़े ही गया था। 4 हाथ की दुलाई की विषाद ही कितनी। दोस्तों यहीं पे मेन कहानी की थीम आपके सामने समझ प्रस्तुत हुई। आप कहानी को समझ पा रहे होंगे। इसी तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। देखा तो दोनों मित्र बंधुओं में खूब हंसी हो रही थी। जानकी कह रही थी, अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है। हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो भी इन्हें दया ना आवे। खैर दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुँचे और मुझे भी उनकी यह राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। कहानी यहीं समाप्त होती है दोस्तों। थोड़ा सा फटाफट आप देख लीजिए, मतलब कहानी जो है कि क्या है। कहानी में पात्र है इसमें किशोरी, काशी, मतलब बंसीधर काशी में उनका ससुराल है, और ममेरा भाई है उनका नवल किशोर। स्त्री है नवल किशोर की पत्नी। ठीक है, और ये वो कलकत्ता से आ रहे थे, ये बंसीधर बनारस से गए थे। दोनों कहाँ जा रहे थे, घर। सीता जानकी की बहन है। ठीक है, नवल किशोर की पत्नी जानकी है। ठीक, हास्य विनोद की कथा लिखी थी। नवविवाहिता की मनोदशा का चित्रण, नवविवाहिता के साथ हंसी मजाक दोस्तों की कहानी है। दोनों का घर इलाहाबाद में। नवल किशोर देसी आदमी है, बंसीधर देसी धोती पहनना भूल गया था। तो रही दोस्तों यह कहानी आपके नेट के पाठ्यक्रम में लगी। कहानी आपको कैसी लगी, एक कमेंट प्यारा सा जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट मिलूंगी अन्य कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।